हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस क्लास में हम लोग बीपीएससी ऑडिटर मेंस के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन जो थे कंपलसरी थे। इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 4 थी, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन जो था वो हमने इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से लिया है और एक क्वेश्चन जो था वो माइक्रो सेक्शन से लिया है और एक क्वेश्चन जो था हमने मैक्रो सेक्शन से लिया है। यानी ये 2 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी, एक माइक्रो और एक मैक्रो सेक्शन से लिया था। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग क्वेश्चन के नेचर को समझेंगे। उसके पश्चात जितने भी स्टूडेंट्स की कॉपी आई है उनके कॉपी का हम इवेल्युएशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी कॉपी में कहाँ पर और ज़्यादा सुधार की गुंजाइश बनती है, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स को अचीव कर सकें। फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो उपभोक्ता का संतुलन कर निकालना था। किसके माध्यम से निकालना था? तो संख्यावाचक तुष्टीकरण विधि के द्वारा और क्रमवाचक विश्लेषण विधि के द्वारा। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। उपभोक्ता संतुलन और इसके निर्धारण यहाँ पर होगा। ओके, तो संख्यावाचक तुष्टीकरण विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये मार्शल साहब के द्वारा किया गया था। और मार्शल साहब का मैं नोट्स दिया था आप लोगों को कि मार्शल साहब जो हैं समसीमांत उपयोगिता के माध्यम से कैसे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्रमवाचक विश्लेषण की जो व्याख्या किए हैं वो हिक्स महोदय ने किए हैं। और हिक्स महोदय ने किस तरीके से किया है? तो उदासीनता वक्र के माध्यम से किया है, जिसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। और मार्शल साहब ने किस तरीके से निकाला है? तो समसीमांत उपयोगिता के माध्यम से इन्होंने उपभोक्ता का संतुलन निकाला है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको संख्यावाचक तुष्टीकरण विधि मार्शल साहब का जो है, जिसमें समसीमांत उपयोगिता के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन बिंदु निकालते हैं, उस पर डिस्कस कर देना था। और क्रमवाचक विश्लेषण के अंतर्गत हिक्स साहब जो है उदासीनता वक्र के माध्यम से किस तरीके से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट को निकालते हैं, उसको आपको एक्सप्लेन कर देना था। और इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दम नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत कम लोग अटेम्प्ट किए हैं और कुछ लोग जो है लिखे हैं तो थोड़ा सा भटके भी हैं, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन था वो त्वरक से था और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी लोगों ने सही लिखा है, ठीक है। त्वरक, जिसे हम एक्सेलेटर के नाम से जानते हैं, त्वरक की धारणा और एक अर्थव्यवस्था में इसकी क्रियाशीलता का वर्णन करना था। ये क्रियाशील कैसे होता है, इस सिद्धांत को एक निवेश के रूप में कैसे लागू किया गया है, इन्वेस्टमेंट के रूप में कैसे लागू किया गया है, इसकी व्याख्या करना था। साथ ही साथ त्वरक सिद्धांत की क्रियाशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था। यानी त्वरक किस किस स्टेज में काम करना बंद कर देता है, उसके आलोचना को भी लिखना था। तो इसका क्वेश्चन का आंसर तो लगभग जो है सभी लोग सही लिखे हैं, लगभग टोटल स्टूडेंट का आंसर सही है। उसके पश्चात जो है ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बीपीएससी का काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी की प्रकृति एवं बेरोजगारी की समस्या की व्याख्या करें। बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं, ये क्वेश्चन मैंने 2 खंडों में डिवाइड करके मैं दिया था। और एक क्वेश्चन था 1991 की आर्थिक नीति की व्याख्या करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें जितने भी टर्म्स आए थे उसमें कौन कौन सा रिफॉर्म किया गया, कौन कौन सा सुधार किया गया, उसको एक्सप्लेन कर देना था। तो इसको भी लगभग सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही लिखा है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट गड़बड़ किए हैं वो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में गड़बड़ किए हैं। बाकी 3 क्वेश्चन का आंसर जो है सभी लोगों ने सही लिखा है, ठीक है। और मैं सबकी कॉपी को मैं पहले भी मैं चेक कर लिया हूँ, ठीक है। और मैं केवल आपकी गलती को बताते हुए चलूँगा।
ये कॉपी किन की है ये पता नहीं है, लेकिन नाम लिखना चाहिए। ठीक है, त्वरक वाले क्वेश्चन को इन्होंने आंसर लिखा है, और अगर आप इस तरीके से आंसर लिख देते हैं, ठीक है, तो आपको जो है लगभग 70% अप्रॉक्स मार्क्स मिलेगा। इनकी राइटिंग भी काफ़ी अच्छा है, और इन्होंने त्वरक को बिल्कुल सही लिखा है। और इसी तरीके से लिखना, फर्स्ट में कि कुरिहारा के अनुसार कैसे त्वरक को डिफाइन किया गया है, उसके बाद जो है आपको हिग्स के अनुसार इन्होंने किया है, उसके बाद जो है एक ब्रूमेन साहब के अकॉर्डिंग इन्होंने किया है, जो कि बिल्कुल सही है। और इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है एग्जामिनेशन हॉल में। मैंने जो त्वरक का जो आंसर आप लोग को दिया था एक्सेलेटर का, उसमें कुछ भी आप लोग छेड़छाड़ मत कीजिएगा। आप कंप्लीट उसको उसी तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में लिखिएगा, आपको बेहतर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन आपका सही है। ठीक है, मैं सब कुछ चेक कर लिया हूँ, और मेरे लिए पहले चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे बहुत सारी कॉपियाँ देखनी होती है बहुत कम समय में। उसके बाद आपने मान्यता लिखा है, पूंजी उत्पाद क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, संसाधन आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, उत्पादन में कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं, बढ़ी हुई मांग अस्थायी होनी चाहिए, उत्पादन में वृद्धि होने से शुद्ध निवेश में भी वृद्धि होनी चाहिए। तो ये पांचों आपका मान्यता सही है। उसके बाद आलोचना में भी आपने 3 आलोचना को 4 आलोचना को दिया है। चौथा आलोचना क्या है, व्यापार चक्र में विस्तार की स्थिति में कार्य करता है, लेकिन मंदी की स्थिति में यह सिद्धांत जो है लागू नहीं होता है। यानी एक्सेलेटर जो है, एक्सेलेटर की जो व्याख्या है वो जो है मंदी की स्थिति में व्याख्या इसको नहीं किया गया है। ठीक है, और बिल्कुल सही है, आप इस चीज़ को इसी तरीके से एग्जामिनेशन में लिखिएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका 8 पेज में आ गया है, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये 8 पेज यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसको आपको 6 पेज में लाना है, यानी थोड़ा सा और इसको शॉर्ट लिखना है। ठीक है, लैंग्वेज को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। उसके बाद एक उपभोक्ता संतुलन वाला जो आंसर है, इन्होंने भी सही लिखने का कोशिश किया है। ठीक है, और देखिए मार्शल साहब के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि सम सीमांत उपयोगिता के नियम के द्वारा जो है उपभोक्ता का संतुलन निकालने की बात करते हैं मार्शल साहब। मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण उपयोगिता के परिमाणात्मक मापन पर आधारित है। परिमाणात्मक का मतलब होता है क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो मार्शल साहब क्वांटिटी के आधार पे ही मेजरमेंट किए हैं। फिर इन्होंने क्या किया है, दूसरे शब्दों में गणनावाचक उपयोगिता पे आधारित है, जबकि तटस्थता वक्र जो है क्रमवाचक विश्लेषण पे आधारित है। यानी दोनों का कंपैरिजन इन्होंने किया है कि एक गणना पे आधारित है, दूसरा क्रमवाचक पर आधारित है। आपसे जो है मिस्टेक कहाँ पर हुआ है, मैं उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। मिस्टेक यहाँ पर ये हुआ है, यहाँ तक आपका सही है आंसर। आपने उदासीनता वक्र के माध्यम से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट को निकाला है, यही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, और दूसरा में आपका इक्विलिब्रियम निकालने का ये तरीका है, मैं बताया था आप लोगों को। आप जो है हिग्स वाले में गलती कर दिए हैं। हिग्स साहब जो है ना, इस तरीके से उपभोक्ता का संतुलन नहीं निकाले हैं। आपको हिग्स साहब का जो मैं नोट्स दिया था, सम सीमांत उपयोगिता नियम, जिसमें जो है उपभोक्ता का संतुलन कैसे निकाला जाता है, वो मार्शल साहब के द्वारा ही दिया गया। तो आपको इस नोट्स में जाना है, समसीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या। ठीक है, उस नोट्स को खोलिएगा और उसको वहाँ से लिख लीजिएगा। वहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन कैसे निकाला जाता है उस चीज़ को मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो आपका जो है इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका सही है। ठीक है, और ये जो सेकंड पार्ट, ये जो वाला जो पार्ट है, ये आपका गलत है, ये वाला नहीं होगा। आप समसीमांत उपयोगिता नियम के नोट्स से के हेल्प से कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद भारत में बेरोजगारी की प्रकृति और समस्या की व्याख्या करें, उसको लिखा है आप लोगों ने। ठीक है, और देख लेते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा सक्रियता से
रोजगार की तलाश किए जाने के बावजूद भी अगर उसे काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो अगर वो सक्रियता से काम खोजता है और नहीं मिलता है तो बेरोजगारी कहते हैं। फिर इन्होंने बेरोजगारी दर को बताया है। बेरोजगारी का प्रकार में सब लोगों ने सही तरीके से डिफाइन किया है। संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी। और भारत में बेरोजगारी का क्या कारण है? विशाल जनसंख्या, सामाजिक कारण, कृषि का प्रभुत्व, कुटीर और लघु उद्योग, शिक्षा प्रणाली में दोष, कुटीर और लघु उद्योग का पतन। और भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कि जो नई 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 अच्छा, इसमें तो आपने इंक्लूड कर ही लिया है जो प्रशिक्षण का अभाव है। जैसे अभी नया नया जो है मार्केट में जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, केपीओ का कॉन्सेप्ट है, बीपीओ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप और सारी चीज़ों को भी आप बता सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ब्लॉकचेन वगैरह में काम करने के लिए क्या करना चाहिए? लेबर को ज़्यादा स्किल्ड होने की ज़रूरत है। रोबोटिक्स में काम करने के लिए, रोबोट निर्माण करने के लिए बहुत स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। तो हमारी शिक्षा प्रणाली में ही दोष है। ठीक है, तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ओवरऑल सही है। वर्तमान स्थिति क्या है बेरोजगारी का? आपने न्यू डेटा को लिया है, जो हमने एक्सप्लेन किया था, आपने उन सारे डेटा को इंक्लूड कर लिया है। CMIE के अकॉर्डिंग 7.9% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारे इंडिया का 2021 में। और फिर सेकंड पार्ट में बेरोजगारी की समस्या का समाधान के लिए सरकार जो है कौन सी योजना लाई है? तो स्माइल योजना, PM दक्ष योजना, PM कौशल विकास योजना और बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ठीक है, बिहार सरकार का है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ठीक है, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के भी स्कीम को ले लिया है और प्लस में स्टेट गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर लिया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए कौन कौन सा प्रयास किया। बाकी आपका कंक्लूजन भी सही है। ठीक है, कंक्लूजन को हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, पॉजिटिव लिखा जाता है कि भारत सरकार और बिहार सरकार जो है इस क्षेत्र में प्रयासरत है। तो सब कुछ सही है। फिर उसके बाद जो है ये रामानुज पांडे जी की कॉपी है और इनका जो ये वाला जो क्वेश्चन इन्होंने लिखा है बहुत ही मेहनत करके लिखा है इन्होंने और बहुत ही बैलेंस में लिख लिया है। इनका इंट्रोडक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन इस क्वेश्चन में किसी का नहीं था। किसी ने भी इस तरीके से इंट्रोडक्शन नहीं लिखा है। इन्होंने देखिए इनके इंट्रोडक्शन में जो है दोनों चीज़ को इन्होंने मर्ज किया है, संख्यावाचक वाला भी और इन्होंने जो है क्रमवाचक को भी डिफाइन किया है। ठीक है, लेकिन मैंने जो फर्स्ट जो कॉपी हमने चेक किया है उन्होंने भी दोनों चीज़ को डिफाइन किया है, लेकिन उनका थर्ड पैराग्राफ में था, थर्ड या सेकंड पैराग्राफ में था। और ये रामानुज पांडे जी की जो कॉपी है इन्होंने फर्स्ट ही पैराग्राफ में दोनों चीज़ों को डिफाइन किया है कि संख्यावाचक जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये मार्शल द्वारा दिया गया है। ठीक है, और हिक्स के द्वारा क्रमवाचक विश्लेषण। फर्स्ट वाले कॉपी का भी इंट्रोडक्शन अच्छा था। ठीक है, इनका इंट्रोडक्शन और ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में ही मार्शल का भी डिस्कस किए और हिक्स का भी इन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है, और बाकी जो है इन्होंने संख्यावाचक विधि से उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण किया है। देखिए फर्स्ट वाले जो मैंने कॉपी चेक किया था उस स्टूडेंट की कॉपी में इसी चीज़ की कमी थी। उनको इसी माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन निकालना था, इसी ग्राफ के माध्यम से। तो फर्स्ट वाले कॉपी में ये कमी थी जो कि सेकंड वाला कॉपी में ये वाला कमी दूर हो जा रहा था। इन्होंने ये सही ग्राफ ड्रॉ किया, इसी ग्राफ की ज़रूरत थी। और उसके बाद जो है एक इस ग्राफ की ज़रूरत थी और इसमें 3 कंडीशन लिखना था, तीनों कंडीशन को लिखना था, जिसमें फर्स्ट कंडीशन ये हो गया और सेकंड कंडीशन जो है उनतोदर होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। ठीक है, और कभी कभी जो है ना इसमें लोग जो है 3 रूल बना देते हैं। एक्चुअल में होता है 2 ही चीज़ कि प्राइस लाइन जिसको हम बजट लाइन कहते हैं, ये प्राइस लाइन जो है इंडिफरेंस कर्व को स्पर्श करना चाहिए पहला, और दूसरा जो होना चाहिए कि ये जो इंडिफरेंस कर्व होता है
उसका जो स्पर्श बिंदु जिस पॉइंट पे कट रहा है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। लेकिन इसी पॉइंट को लोग 3 पॉइंट भी कभी कभी एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ सही है, आपका ये वाला आंसर सही है। उसके बाद जो है त्वरक की धारणा वाला में तो कहना ही नहीं है, ये वाले सारे स्टूडेंट का सही है। के कुरिहारा के अनुसार, और उसके बाद एक हिक्स महोदय आ जाएंगे, एक ब्रूमेन साहब का आ जाएगा। इसमें तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जो है त्वरक सिद्धांत कैसे काम करता है उस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर देना है। ये ग्राफ सही है। और उसके बाद ये वाला ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर इस ग्राफ को केवल ड्रॉ करने के बाद के पहले यहाँ पे कटिंग बिंदु देख लेना है कि t+6 पर आपका वैल्यू कितना है, t+6 पर शुद्ध निवेश कितना है। इस चार्ट के माध्यम से देखिएगा, t+6 यहाँ पर आ रहा है और आपका जो है शुद्ध निवेश यहाँ पर, शुद्ध निवेश आपका कितना हो गया, INT, ओके, t+6 पर। और जीरो कहाँ पे जा रहा है, सकल निवेश जीरो कहाँ जा रहा है, तो t+8 पर। तो उसी चीज़ को देखते हुए आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। t+8 पे क्या हो गया, जीरो हो गया। चलिए ये ग्राफ सही है। इसी तरीके से पॉइंट करके मिलान करना होता है। ये आपका शुद्ध निवेश हो गया और ये जो है सकल निवेश होगा। IG का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट ग्रॉस, इन्वेस्टमेंट ग्रॉस हो गया। फिर मान्यताएं हो ही गया, इधर सबका सही है। उसके बाद बेरोजगारी में तो कहना ही नहीं है। किसी व्यक्ति द्वारा सक्रियता से रोजगार की तलाश किए जाने के बावजूद भी अगर उसे काम नहीं मिलता है तो इस अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। और बेरोजगारी की दर बराबर बेरोजगार श्रमिक गुने 100 बटा कुल श्रम शक्ति, मतलब मार्केट में जितनी श्रम शक्ति है उसे हम डिवाइड करते हैं। बेरोजगारी के प्रकार में क्या क्या हो गया, घर्षण बेरोजगारी, प्रच्छन्न, मौसमी, संरचनात्मक, तकनीकी बेरोजगारी। ठीक है, उसके बाद जो है प्रकृति और समस्याएं हो गई। उसके बाद जो है बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने कौन सा कदम उठाया है, इन्होंने 7.9% CMI के अकॉर्डिंग 2021 में लिखा है। फिर बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए स्माइल योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, और सबको एक्सप्लेन कर दिया, बिल्कुल सही है। उसके पश्चात जो 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी, इधर सब कुछ सही है। 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देना था। ठीक है, जैसे कि 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी लाइसेंस और इंस्पेक्टर राज था। ठीक है, आयात प्रतिस्थापन नीति थी। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था था और BOP संकट था। और क्या था, विदेशी मुद्रा भंडार का गिरना था। और उसके बाद क्या था, उसी समय खाड़ी संकट आ गया था, जिसमें क्या हो गया था, खाड़ी संकट आने के पश्चात जो है तेल का, खनिज तेल का, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्कार्सिटी हो गया था और उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण जो है हमारे यहाँ का जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें सारी वस्तुओं का दाम बढ़ गया था। ठीक है, तो खाड़ी संकट का भी इफेक्ट पड़ा था हमारे। तो एक पॉइंट को आप और ऐड कर सकते हैं, 1991 का खाड़ी संकट। बाकी सब कुछ सही है इधर। उसके बाद आपने उदारीकरण को एक्सप्लेन किया है। उदारीकरण के अंतर्गत जो है कौन कौन सा सुधार किया गया है, तो इंस्पेक्टर राज का खात्मा किया गया, कर ढांचे का सरलीकरण किया गया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, बैंकिंग सुधार। ठीक है, निजीकरण के अंतर्गत, वैश्वीकरण के अंतर्गत, FDI, विदेशी मुद्रा भंडार, इधर सब कुछ सही है। चलिए ठीक है, तो ओवरऑल जो है आपका चारों क्वेश्चन जो है, चारों क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे तो मार्क्स, अगर अगर BPSC ईमानदारी से अगर कॉपी चेक करती है, अगर ऑनेस्टी से, तो इस टाइप से जिस तरीके से मैंने फर्स्ट कॉपी देखा और सेकंड कॉपी मैंने देखा, तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि मार्क्स जो है 70% जो है अप्रॉक्स जरूर आना चाहिए, 69%, 71%, इस तरीके से। कुलदीप सिंह की भी कॉपी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, मुझे जहाँ तक याद है। आपको क्या करना है कुलदीप सिंह जी, आपको करना है कि
आप समझ ही गए होंगे जब मैंने फर्स्ट कॉपी चेक किया और जिसमें मैं सेकंड कॉपी चेक कर रहा था उसमें ही मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप मार्शल के बारे में लिख देते और मार्शल साहब जो है सम सीमांत उपयोगिता नियम के माध्यम से जैसे उपभोक्ता का संतुलन निकाले हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देना था। और हिग्स साहब जो है उदासीनता वक्र के माध्यम से कैसे उपभोक्ता का संतुलन निकालते हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करना था, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। तो ये जो है कुलदीप आप इसको जो है ये कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। बाकी त्वरण वाला आपने आंसर सही लिखा है, ठीक है। और इसी तरीके से एग्जामिनेशन में भी लिखना है बॉक्स बना बना करके, ठीक है। और ये हिग्स के अनुसार है, ये ब्रूमेन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये आपका चार्ट है, चार्ट के बाद ये ग्राफ हो गया। T+8 पर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है और यहाँ पर इधर जा कर के निगेटिव हो जा रहा है, तो ये ग्राफ सही है, ठीक है। उसके बाद जो है इधर मान्यताएं भी सब कुछ वही चीज़ें हैं, ठीक है। संसाधन बढ़ी हुई मांग, उत्पादन पूंजी अनुपात स्थिर होता है, ओके। आलोचना भी आपने कर ही दिया है, बिल्कुल सही है। भारत में बेरोजगारी की समस्या, इधर वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ये आपने क्या बताया, बेरोजगारी का चक्र कैसे काम करता है, आपने साइकिल बनाया है, ठीक है। कि बेरोजगारी होगा तो आय का कोई साधन नहीं होगा, जब आय नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, आवश्यकता पूरा करने में असक्षम हो जाएंगे, सॉरी। तो यहाँ पर जो है लोग जो है, 1 सेकेंड, ओके। फिर लोग क्या करेंगे, निर्धनता में ही रहना पसंद करेंगे, शिक्षा और कौशल की कमी होगी, बेरोजगारी होगा, ओके। यहाँ तक सही है। बेरोजगारी की प्रकृति में आपने डेटा भी लिखा है और उसके बाद आपने प्रकार बताया है, ठीक है। घर्षण, मौसमी, तकनीकी, प्रच्छन्न, संरचनात्मक, ठीक है। इसी तरीके से चार्ट बना करके लिख देना है, ठीक है। और उसके सेकंड पार्ट में जो है गवर्नमेंट की स्कीम निकालना था, आपने क्या लिखा, पीएम दक्ष योजना, स्माइल योजना, मेक इन इंडिया, मनरेगा, प्रधानमंत्री युवा कौशल विकास योजना, बाकी सब कुछ सही है। उसके बाद आपने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद बिहार सरकार ने क्या क्या चलाया है, 7 निश्चय योजना। और उसके बाद जो है ये चमड़ा और टेक्सटाइल पॉलिसी 2022, महिला उद्यमी योजना, ठीक है। महिला उद्यमी योजना अभी का लेटेस्ट है। एथेनॉल नीति है, जीविका है, ठीक है। और उसके बाद जो है महिला उद्यमी योजना के बारे में आपने एक्सप्लेन किया है कि 10 लाख रुपया जो है सरकार जो है विदाउट इंटरेस्ट दे रही है, इस पर कोई ब्याज नहीं लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद 7 निश्चय योजना के बारे में एक्सप्लेन किया है। बाकी जो है कंक्लूजन वगैरह सब कुछ सही है। उसके बाद हम आते हैं 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी, अच्छा, यानी ALPG+ 1991 की आर्थिक नीति। और इसका कारण क्या था, इसका कारण था लाइसेंस राज, बंद अर्थव्यवस्था, सोवियत संघ का विघटन, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन और खाड़ी युद्ध, ये भी एक रीज़न था। सोवियत संघ का विघटन हुआ था, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी था, आय और व्यय में असंतुलन था, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलन था, विदेशी ऋणों पर ब्याज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। उपयुक्त कारण से 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ा था। और बाकी इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के बाद क्या क्या सुधार हुआ, आपने इस चीज़ को मेंशन किया है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इन सुधारों का प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है, ओके। उदारीकरण, बैंकिंग सेक्टर में, शैक्षिक सेवानिवृत्ति, राजकोषीय नीति के संदर्भ में, सही है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो है आप आ गए हैं चुनौतियां में, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, सही है। तो ये किसकी कॉपी थी, कुलदीप की कॉपी थी। तो इनके कॉपी में इन्होंने कितने आंसर का जवाब दिया, मुझे लगता है कि इन्होंने मात्र 2 ही क्वेश्चन का जवाब दिया है इन्होंने। एक, अच्छा, एक तो इन्होंने बेरोजगारी दिया, दूसरी में खाड़ी संकट दिया, और एक क्वेश्चन का और जवाब दिया इन्होंने, एक्सेलेटर दिया। यानी आपने 3 क्वेश्चन का जवाब दिया है और एक क्वेश्चन का आपने जवाब नहीं दिया है। ये कुलदीप की कॉपी थी। और उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं।
लेकिन जो भी हो, जितने भी स्टूडेंट कॉपी जमा कर रहे हैं वो काफ़ी मेहनत से कॉपी जमा कर रहे हैं। और ठीक है, निश्चय ही सफलता मिलेगी। और इंसान को मेहनत करना चाहिए। ठीक है, मेहनत करने से इम्प्रूवमेंट आएगा। ये कॉपी जो है विकास कुमार की कॉपी है। और ये भी स्टूडेंट कंटिन्यू टेस्ट देते हैं। ये एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यू टेस्ट दे रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अल्टरनेट टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, और मेरे पास कुछ ऐसे ऐसे कॉपी अभी नहीं आए हैं जिसका मुझे कॉपी का वेट था। इस बार कौन कौन एब्सेंट लिए हैं मेरे पेड ग्रुप में? टोटल अभी जो है 64 लगभग स्टूडेंट हैं। और 64 स्टूडेंट में मात्र कॉपियाँ जो आई है, मुश्किल से मुझे लगता है 12-13 स्टूडेंट की कॉपी आई है ना। इसमें सुप्रिया कुमारी का कॉपी नहीं आया है, रानी कुमारी का कॉपी नहीं आया है। फिर उसके बाद जो है प्रवीण कुमार की कॉपी नहीं आई है। और बहुत प्रवीण कुमार की कॉपी नहीं आई है। और एक और स्टूडेंट हैं, उनका नाम क्या है, रामदेव करके है, उनकी भी कॉपी नहीं आई है। ठीक है, ये विकास कुमार ये कंटिन्यू टेस्ट दे रहे हैं। और आपकी राइटिंग ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? ठीक है, बहुत अच्छा। इन्होंने भी देखिए क्या किया है, पहले जो है मार्शल साहब को लिख दिया और उसके बाद जो है इन्होंने हिक्स साहब को लिख दिया। यानी इंट्रोडक्शन में ही पैराग्राफ चेंज करके दोनों को लिख दिया है। और अच्छा है, मतलब क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के बाद भी आप लिखने की स्थिति में अब आ रहे हैं, मुझे जैसा लग रहा है। मैं केवल ऑडियो मैसेज के माध्यम से मैं केवल हिंट दिया था और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही लिखे हैं, जो कि लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है इकोनॉमिक्स पढ़ने के प्रति। सही है विकास, आपकी कॉपी सब कुछ सही है इधर। ठीक है, इधर क्या आपने किया है, 1 सेकेंड। अच्छा, एक चीज़ तो आपने गलती कर दिया। यहाँ पे क्या किए हैं आप, यहाँ तक तो आंसर आपका सही है। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर सही है, इधर भी आपका सही है। इसके बाद जो है, इसके बाद आपको लिखना चाहिए था ना कि हिक्स साहब जो है इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र के माध्यम से कैसे संतुलन निकालते हैं। उस ग्राफ को तो आपने छोड़ दिया है, उस ग्राफ को ड्रॉ करना चाहिए था ना। आपने एक ही ग्राफ को ड्रॉ किया है, एक ही ग्राफ को ड्रॉ किया है। आप केवल इस पॉइंट को लिख दिए हैं और ग्राफ तो ड्रॉ करना बताए थे ना। इस तरीके से आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बताए थे, इस तरीके से ग्राफ था, इस तरीके से यहाँ से टच होगा, इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं बताया था आप लोग को। फिर उसके बाद जो है इधर कितना लेंगे, थीटा लेंगे, तो इधर कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, इस तरीके से मैं बताया था। ये आपका कमी है, यहाँ पर एक ग्राफ डालिए। ग्राफ किसका डालना है, ये वाला जो दोनों चीज़ लिखे हैं ना, इसी का ग्राफ डाल देना है। केवल ये लैंग्वेज लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे ग्राफ लिखना। तो यहाँ पे गलती आपने किया है। बाकी आपने इंट्रोडक्शन से ही इस क्वेश्चन में लिखा है और इधर भी आपने सब सही लिखा है, लेकिन लास्ट में जा कर के आप मिस्टेक कर गए हैं। ठीक है, और आपकी कॉपी में नेक्स्ट है त्वरक। त्वरक वाला तो आंसर सही है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, कि कुरिहारा को इंग्लिश में नहीं लिखना है। ठीक है, चूँकि आप हिंदी मीडियम से देंगे तो कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश वर्ड जो है बहुत ज़रूरत पड़ जाए तो केवल टेक्निकल वर्ड को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, है ना, टेक्निकल वर्ड को। और वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़े तो, नहीं तो टेक्निकल वर्ड को भी आपको हिंदी में ही लिखना है, नहीं तो मार्क्स वगैरह कटने का चांस बनेगा। तो इसलिए आपकी यहाँ पे गलती है, के कुरिहारा को हिंदी में लिखना है, बाकी सब कुछ सही है। ठीक है, ब्रूमेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 चीज़ों को लिखना था, एक के कुरिहारा के अकॉर्डिंग, एक हिक्स के अकॉर्डिंग और एक ब्रूमेन के अकॉर्डिंग, और इसे सारे स्टूडेंट ने किया है। आपका भी ये सब कॉपी सही है, इधर इधर सही है। थोड़ा सा फिगर और अच्छा से बनाने का कोशिश कीजिएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, फिर आपने आलोचना कर दिया, आलोचना करने के बाद जो है मान्यताएं, फिर आलोचना, सही है।
बिल्कुल सही है। और उसके बाद बेरोजगारी वाला तो सबका सही ही है। किसी व्यक्ति को सक्रियता से रोजगार की तलाश किए जाने के बावजूद भी अगर उसे नौकरी नहीं मिलती है तो उसे बेरोजगार कहेंगे। ठीक है। और विकसित देशों में बेरोजगारी की स्थिति, उसके बाद आपने क्या लिखा है, बेरोजगारी का स्वरूप। अच्छा, आपने तो यहाँ पे मिस्टेक किया ना। ये किसकी कॉपी थी, विकास कुमार की कॉपी थी। आपने जो है बेरोजगारी की प्रकृति का वर्णन नहीं किया है। ये सब रहने दीजिएगा, ये सब सही है। ठीक है। प्रकृति में जितने भी बेरोजगारी के प्रकार हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है, घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, इन सारे चीज़ों को आपको जो है एक्सप्लेन कर देना है। जितने भी बेरोजगारी का प्रकार है, मौसमी बेरोजगारी वगैरह सब कुछ आप लिख दीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें कुछ डेटा वगैरह भी आपने लिखा है, CMIE के अकॉर्डिंग 7.9%। चलिए, इधर तो आपका सही है। तो इस आंसर में आपका क्या कमी हो गया, आपको जो है बेरोजगारी का प्रकार यानी प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है नेचर, इस नेचर को बिल्कुल एक्सप्लेन कर देना है, जितने भी बेरोजगारी का प्रकार है। बाकी सब कुछ सही है। और फर्स्ट वाले क्वेश्चन को जो मैंने चेक किया है आपका, उसमें क्या करना है, हिग्स वाला आप फिगर बना देंगे। हिग्स का जो उदासीनता वक्र है वो, उसके माध्यम से उपभोक्ता संतुलन कैसे निकाला जाता है, इसका आप नोट्स देख लीजिएगा, नोट्स टेलीग्राम पर है। ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या, इधर सब कुछ सही है। बेरोजगारी की समस्या के लिए सरकार जो है कौन कौन सा स्कीम चला रही है, तो सही है, ट्राइसेम है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, ट्राइसेम है, NRPF है, फिर उसके बाद मनरेगा है। कुछ नया स्कीम का भी नाम लिखना चाहिए, है ना। स्माइल योजना है, PM दक्ष योजना, ये सब दोनों नया स्कीम है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज योजना, इधर सब कुछ सही है। 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी, इधर सब कुछ सही है। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि इकोनॉमिक पॉलिसी लाया क्यों गया था, इस चीज़ को यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है क्यों लाया गया था, तो इसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हमारे देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था बिल्कुल असंतुलित हो गया था। उसी समय सोवियत संघ का विघटन हुआ था। 1991 का खाड़ी संकट आया था। ठीक है। हमारे ऊपर जो है विदेशी कर्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, विदेशी कर्ज भी बढ़ गया था, और विदेशी कर्ज पर जो ब्याज था वो भी बढ़ गया था। ठीक है। और क्या था, हमारे यहाँ लाइसेंसिंग राज था, और लाइसेंसिंग राज होने की वजह से नए नए उद्यम को स्थापित करने में, एस्टेब्लिश करने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता था, स्ट्रगल करना पड़ता था। तो लाइसेंसिंग राज भी इसके लिए जिम्मेदार था, आयात प्रतिस्थापन नीति भी इसके लिए जिम्मेदार थी। तो इन सारे वजहों से जो है, और इन सारे वजहों से जो है क्या करना पड़ा था, 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ा था। हमारे देश में जो है आर्थिक मंदी बहुत ज़्यादा चरम बिंदु पर थी, है ना। और मुद्रास्फीति की जो दर थी वो काफ़ी ज़्यादा उच्चतम बिंदु पर पहुंच गई थी। फिर हमारे पास जो है विदेशी क्षेत्रों से, विदेशी देशों से वस्तुओं को आयात करने के लिए मात्र जो है 7 दिन का हमारे पास मात्र विदेशी मुद्रा भंडार था। तो इस कारण से 1991 का न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को लाना पड़ा था। तो इन सारे चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिएगा। जो मैं नोट्स दिया हूँ ना 1991 का इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें सारे चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया। आप उस नोट्स का आप हेल्प ले लीजिएगा। बाकी सब सही है। राजकोषीय नीति में क्या क्या परिवर्तन किया गया, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 1991 की आर्थिक नीति की व्याख्या करें। तो जब आर्थिक नीति की व्याख्या करना था तो आपको संपूर्ण व्याख्या करना था, फुल एक्सप्लेन करना था। जो भी मैं नोट्स में लिखा था 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी का, उसमें टोटल आप उतार देते तो काम चल जाता। उसके बाद ये कॉपी रंजीत की कॉपी है, और इनकी कॉपी भी अच्छा है। ठीक है। देखिए, इन्होंने लिखा है मार्शल के अकॉर्डिंग जो है, हिग्स और एलन के अकॉर्डिंग जो है उदासीनता वक्र विधि, उपयोगिता विधि, और केवल एक वस्तु पर आधारित है, ये 2 वस्तु पर आधारित है।
दो या दो से अधिक वस्तु होने पर। यहाँ पर अच्छा, ओके ओके, ठीक है। ये केवल एक वस्तु पर भी है, दो या दो से अधिक वस्तु होने पर भी है, और केवल दो वस्तु से हो सकता है। दो से अधिक वस्तु पर यह लागू नहीं होता है। और संख्यावाचक तुष्टीकरण विधि को इन्होंने फिर एक्सप्लेन किया है, और ये सब सब सही है, ठीक है। इसी चीज़ की ज़रूरत थी यहाँ पर, इसी चीज़ की ज़रूरत थी। और उसके बाद जो है इधर सब कुछ सही है, ओके। यहाँ पर भी ये भी सही है, उसके बाद जो है ये भी सही है, ओके, बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि ये मेरी तीसरी कॉपी है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखा गया है। जिसमें फर्स्ट कॉपी रामानुज पांडे की कॉपी थी, और दूसरा जो है एक और स्टूडेंट था जिसका फर्स्ट कॉपी था, और ये रंजीत की कॉपी है जिन्होंने जो है फर्स्ट क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। उसके बाद तो बेरोजगारी वाली क्वेश्चन को तो सिंपल था, इसको भी इन्होंने सही ही लिखा है, ठीक है। बेरोजगारी की प्रकृति क्या है? प्रवृत्ति नहीं होता है, प्रवृत्ति नहीं होता भारत में। बेरोजगारी की प्रकृति आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्रवृत्ति का मतलब ट्रेंड होता है, ठीक है, और प्रकृति का मतलब नेचर होता है। तो मौसमी बेरोजगारी ये एक प्रकार है बेरोजगारी की। प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी। अच्छा, आपने जो है यहाँ पे कुछ प्रवृत्ति लिख करके ही फिर से प्रवृत्ति लिखा है, चलिए ठीक है। फिर आपने इधर सब कुछ एक्सप्लेन किया है, अच्छी बात है। और फिर आपने जो है चक्रीय बेरोजगारी को दिखाया है कि चक्रीय बेरोजगारी किसी भी अर्थव्यवस्था में कैसे उत्पन्न होती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी, और बेरोजगारी का क्या कारण है? विशाल जनसंख्या, सामाजिक कारण, कुटीर और लघु उद्योग का पतन है, शिक्षा प्रणाली में दोष है, श्रम की गतिहीनता है, ठीक है। और बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार कौन कौन सा कदम उठा रही है? तो मनरेगा चला रही है, स्माइल योजना चला रही है, पीएम कौशल विकास योजना चला रही है, स्टार्टअप चला रही है। और स्टार्टअप के तहत जो है ये सारा क्राइटेरिया है कि 3 साल तक कर मुक्त है, पूंजीगत लाभ पर कर से छूट है, सिंगल विंडो सिस्टम है, और वित्त पोषण के लिए 10,000 करोड़ रुपया है। वित्त पोषण के लिए स्टार्टअप इंडिया 10,000 करोड़ रुपया। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को किया गया था, और इसका जो स्टार्टिंग करने का जो मेन पर्पस था वो क्या था? सिंगल विंडो सिस्टम को बढ़ावा देना, लाइसेंसिंग प्रणाली को सही करना। तो इधर सब कुछ सही है। बिहार सरकार का पहल क्या है? बिहार उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2022, बिहार स्टार्टअप नीति 2017, 7 निश्चय योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, सीएम युवा उद्यमी योजना, ठीक है। सीएम को आप जो है सीएम नहीं लिख करके मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लिखेंगे तो अच्छा है। सीएम को इस जगह पे मुख्यमंत्री कर लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी जो है हिंदी इंग्लिश को थोड़ा सा अच्छा नहीं मानती है ना। चलिए ठीक है। 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी को आपने लिखा है। इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लाया गया? तो सोवियत संघ का विघटन था, भारत का भुगतान संतुलन की स्थिति खराब थी, 14 दिनों तक आयात के लिए, अच्छा 14 दिनों तक आयात के लिए विदेशी मुद्रा रिजर्व में था, और उस समय हम चुकाने में असमर्थ थे विदेशी ऋण, ठीक है। नरसिम्हा राव की सरकार थी। निजीकरण के तहत क्या क्या किया गया? उदारीकरण के तहत क्या किया गया और क्या किया गया? आर्थिक उदारीकरण में औद्योगिक नीति 1991 में किया गया, जिसमें लाइसेंसिंग राज को ख़त्म किया गया। और फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या किया गया? तो फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत ही यही है कि जो कर सिस्टम था, कर व्यवस्था का सरलीकरण, करों की दर का विवेकीकरण से निर्धारण। यहाँ पर क्या होगा? कर की दरों का विवेकीकरण रूप में निर्धारण, विवेकीकरण से निर्धारण कीजिए कि किस टैक्स स्लैब में कितनी राशि को रखा जाए। बाकी सब कुछ सही है। व्यापार नीति के संदर्भ में पूंजीगत, इधर सब कुछ सही है। चलिए ये क्वेश्चन सही है। ये प्रेमवदा भारती की कॉपी है,
और इन्होंने मार्शल को लिखा है, देखिए। और प्रियंवदा भारती, आपको क्या करना है कि जो मैं फीडबैक में देते आ रहा हूँ अभी तक, जितनी भी कॉपियाँ आई है, आप सारे कॉपी में स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं उस क्वेश्चन को मैं कैसे एक्सप्लेन किया हूँ आप वहाँ से समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है आपकी, आपने केवल मार्शल को लिखा है, जबकि इंट्रोडक्शन में आपको हिग्स के बारे में भी इंट्रोडक्शन में लिखना है। ठीक है, हिग्स का जो उदासीनता वक्र है, जैसे ऊपर वाले कॉपी में, वैसे आपको भी करना चाहिए था। और आप जो है ना पीडीएफ जो है एप्लीकेशन से बनाइए ना, डॉक स्कैनर कोई एप्लीकेशन है, डॉक स्कैनर ही आता है, तो आप इससे पीडीएफ बनाइएगा तो वहाँ पे क्रॉपिंग करने का फैसिलिटी देगा। तो क्रॉप करके आप ये सब सारे एरिया को हटा दीजिए, है ना। जैसे और सारे स्टूडेंट कॉपी बना रहे हैं वैसे आप भी बनाइए, है ना। मेहनत करने से तो सब कुछ होता है। चलिए ठीक है, बाद में आपने क्या किया है, उदासीनता वक्र को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बाद में, जबकि करना क्या था, फर्स्ट पैराग्राफ में भी मार्शल के साथ जो है हिग्स के बारे में आपको लिखना था। ठीक है, और उसके बाद जो है, चलिए ठीक है, आपने कोशिश ठीक किया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसको अरेंजमेंट करना है। सही है, आपका आंसर सही है। प्रेमवदा भारती की जो कॉपी है ये फर्स्ट क्वेश्चन को सही लिखी हैं ये, लेकिन इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन जो भी आप 6-7 लाइन का लिखे हैं ना, तो वहाँ पे आप मार्शल को भी अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा और वहाँ पर हिग्स के बारे में भी लिख दीजिएगा। मार्शल के बारे में लिखिएगा कि मार्शल साहब जो है गणनावाचक यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस किए हैं, जबकि हिग्स जो हैं ऑर्डिनल किए हैं। ऑर्डिनल का मतलब क्रमवाचक किए हैं। बाकी सब सही है, त्वरक वाला सही है। ठीक है, देखिए एक चीज़ है, जब मैं कोई भी क्वेश्चन देता हूँ लिखने के लिए, तो आप रूम्स पर जब लिखते हैं तो न चाहते हुए भी आपकी पढ़ाई हो जाती है। इसलिए टेस्ट में पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए आप लोग को। लिख कम से कम नोट्स को देख करके भी लिखिएगा तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और आपने जो है मुझे लगता है कि समय की कमी को देखते हुए इसमें एक चीज़ और लिखना था, ब्रूमेन के अनुसार क्या होता है। इसमें 3 चीज़ को मैं नोट्स में आप लोग को दिया हूँ, एक कुरिहारा के अकॉर्डिंग, दूसरा हिग्स के अकॉर्डिंग और तीसरा ब्रूमेन के अकॉर्डिंग। तो एक आपका छूटा हुआ है प्रेमवदा, इसको आप सुधार लीजिएगा। और बाकी जो है इधर सब कुछ सही है, आपका ग्राफ भी सही है, मैं पहले चेक कर लिया हूँ। ठीक है, ये आपका सकल निवेश है, ये शुद्ध निवेश है। ओके, सब कुछ सही है इधर। और चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए कम से कम मेहनत तो कर रही हैं ना आप। ठीक है, इसी तरह कीजिए। बेरोजगारी पीडीएफ को थोड़ा सा और अच्छा से बना लीजिएगा। बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति को बताया आपने। बेरोजगारी की प्रकृति क्या है, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, सुवेद और घर्षणात्मक, तकनीकी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, सब कुछ सही है इधर, और सबको एक्सप्लेन भी आपने किया है। और बेरोजगारी का क्या कारण है उसको भी एक्सप्लेन आपने किया है। बेरोजगारी का निवारण कैसे किया जाएगा, मनरेगा, पीएम दक्ष योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया है, 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी। 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के पीछे रीज़न क्या था। ओके, यहाँ तक तो सही है। उसके पश्चात जो है क्या क्या सुधार किया गया उस चीज़ को भी आप लिखिए। चलिए, इसमें क्या करना है आपको, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित सुधार देखने को मिला। चलिए, यहाँ पर जो है ये क्या आपने लिखा है, सरकार द्वारा निम्नलिखित सुधार किए गए। ठीक है, निम्नलिखित तो सुधार किए गए, उसके पश्चात जो है इसका प्रभाव क्या पड़ा, भारतीय अर्थव्यवस्था पे सुधार देखने को मिला। चलिए बहुत अच्छा, सही है। ये किसकी कॉपी है ये पता नहीं है किसकी कॉपी है, लेकिन जो भी है ये इनका भी सब सही है।
कुछ कुछ पीडीएफ आगे पीछे हो गया है, ठीक है। तो ये वाला सही है। और फिर उसके पास बात जो है बेरोजगारी की प्रकृति, बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति, बेरोजगारी की प्रकृति, ओके ओके, इधर सब कुछ सही है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए स्माइल योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री, ये ओके। नई आर्थिक नीति की विशेषता, आपने 1991 की पॉलिसी के बारे में यहाँ से लिखना शुरू किया है। निजीकरण, वैश्वीकरण, अच्छा ये है सीमा कुमारी का कॉपी है, ओके। तो आपने कितने क्वेश्चन का अटेम्प्ट लिया? ये लगता है मुझे सीमा कुमारी की कॉपी है। 1991 की पॉलिसी भी लिखा, बेरोजगारी को भी लिखा है इन्होंने। लगता है एक क्वेश्चन सीमा जो है ये छोड़ी हैं एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, सीमा के लिए फीडबैक यही है कि जो मैं बताया हूँ दूसरे स्टूडेंट की कॉपी चेक करने के दौरान कि फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे लिखना है और दूसरे स्टूडेंट कैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हैंडल किए हैं, कम से कम उनका हेडलाइन को देख करके समझिए कि कैसे हमको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। बाकी सीमा आपने जो है 3 ही क्वेश्चन का आंसर दिया है, जो कि सब कुछ ठीक है, इसी तरफ मेहनत करना है, ओके। उसके पश्चात हम आते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की कॉपी पर। नेक्स्ट ये कॉपी है नीतू की कॉपी है, नीतू कुमारी की कॉपी है। चलिए सही है। हिक्स के अनुसार और ब्रूमेन के अनुसार इन्होंने भी लगता है कि एक चीज़ को नहीं लिखा है। एक और भी था कुरिहारा के अकॉर्डिंग, कुरिहारा वाला भी छोटा ही है, उसको भी एक्सप्लेन कर देते 2 लाइन में तो क्या दिक्कत था। बाकी इधर सब कुछ सही है, ग्राफ सही है, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से ही इस तरीके से आप लोग का लाइन भागता है। अगर प्रैक्टिस रहेगा तो सीधे लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी इधर सही है। इधर मान्यताएं को भी लिखा है आपने, आलोचना को भी लिखा है। भारत में बेरोजगारी, इधर तो सब कुछ सबका सही है। बेरोजगारी की प्रकृति में प्रच्छन्न बेरोजगारी, और इधर मौसमी, संरचनात्मक, चक्रीय, तकनीकी, प्रतिरोधात्मक, कमजोर रोजगार, उतना नहीं लिखना है। कमज़ोर रोजगार वगैरह जो जो ऑथेंटिक होता है, कमज़ोर रोजगार कोई ऑथेंटिक नहीं है, ये सब सही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक, चक्रीय, तकनीकी बेरोजगारी, ये सब ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, ये नीतू कुमारी की कॉपी है। चलिए गवर्नमेंट कौन कौन सा स्कीम लाई है? स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दक्ष योजना, स्माइल योजना, इधर सब कुछ सही है। और उसके बाद आ जाता है रघुवीर की कॉपी। इनकी कॉपी अच्छा है, ठीक है। इन्होंने भी फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट लिया है, मैंने पहले भी कॉपी चेक कर लिया था। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन को भी सही तरीके से एक्सप्लेन किया है। इधर संख्यावाचक, संख्यावाचक मार्शल के अकॉर्डिंग है। और उसके बाद जो है इन्होंने इसके अकॉर्डिंग लिखा है। क्रमवाचक को कहाँ से इन्होंने एक्सप्लेन किया है? पूर्ण तृप्ति का बिंदु। देखिए आप जो है इस तरीके से भी अगर एक्सप्लेन करेंगे तो इस तरीके से भी ग्राफ आपका सही होगा। और एक मैं ग्राफ आप लोगों को बताया था, सम सीमांत उपयोगिता नियम वाला जो ग्राफ था, सम सीमांत उपयोगिता नियम के माध्यम से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाता है, तो उस वाले नोट्स को भी अगर आप यहाँ पे पुट कर देते तो गलती नहीं होता। ऐसे ये भी ग्राफ आपका सही है। फिर आपने जो है क्रमवाचक विश्लेषण किया है हिक्स के अकॉर्डिंग, और हिक्स के अनुसार जो है ये चीज़ें हैं, ओके। फिर जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ इतना, और एक क्या हो जाता है संतुलन बिंदु पर, ये मूल बिंदु की ओर क्या होनी चाहिए? उनतोदर होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, ये सही है, ठीक है। ग्राफ भी सही है, इस तरीके से भी ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये भी सेम ही स्टूडेंट की कॉपी है, और इन्होंने ब्रूमेन के अकॉर्डिंग लिखा है, हिक्स के अकॉर्डिंग लिखा है, के कुरिहारा के अकॉर्डिंग लिखा है, और ब्रूमेन के अकॉर्डिंग सही है। इधर जो है सब कुछ सही है। फिगर इसी तरीके से ड्रॉ कीजिएगा, इस तरीके से फिगर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ T+8 पर यहाँ पर
ये 0.0 होना चाहिए, है ना, जो कि आपका है, सही है, फिगर सही है आपका। चलिए, इधर तो सब कुछ सही है। रघुवीर, भारत में बेरोजगारी की प्रकृति जो है सब कुछ सही लिखे हैं। शहरी क्षेत्र को इन्होंने बेरोजगारी को बताया है, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी को बताया है, और बहुत सारे स्टूडेंट की कॉपी में सबको मिक्स लोग कर दिए हैं, तो वो भी चलेगा, लेकिन ये वाला थोड़ा और अच्छा है कि शहरी को एक साइड में लिखा जाए, ग्रामीण को एक साइड में लिखा जाए। शहरी क्षेत्र में क्या बेरोजगारी का स्वरूप है, ग्रामीण क्षेत्र में। इधर क्या आपने लिखा, भारत में बेरोजगारी की समस्या, ठीक है, भारत में बेरोजगारी की समस्या। अच्छा, यहाँ पर जो है बेरोजगारी का क्या रीज़न है उसको आप डाल देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रकृति और समस्या की व्याख्या करें, तो ये समस्या की व्याख्या करना है, तो समस्या आई क्यों, बेरोजगारी की समस्या आई क्यों, तो आने का जो कारण रहा उस कारण को लिख देते हैं कि बेरोजगारी के ये सब कारण हो है। तो कभी कभी क्वेश्चन में चीज़ें अंडरस्टूड होती है, जैसे यहाँ पे कारण आपसे नहीं पूछा गया है डायरेक्ट क्वेश्चन में, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि प्रकृति पूछा और समस्या की व्याख्या करने के लिए पूछा है, तो समस्या तभी ना आएगी, बेरोजगारी की समस्या तभी आएगी जब बेरोजगारी का कारण अवेलेबल है अर्थव्यवस्था में। जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का कारण उपस्थित है तो ऑटोमेटिक बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो कारण को यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि इसका रीज़न क्या है, ठीक है। अदरवाइज सब कुछ सही है इधर, ठीक है। प्रवृत्ति क्या है, इधर सब कुछ सही है। वर्तमान स्थिति में आपने CMIE के डेटा को लिखा होगा, आपने नहीं लिखा है लगता है। संपूर्ण कार्यबल, ओके, CMI 7.9% है, सही है। बेरोजगारी के कारण, अच्छा, बेरोजगारी के कारण को आपने एक्सप्लेन नहीं किया है, केवल आपने केवल एक पॉइंट बना बना के लिख दिया है। तो थोड़ा सा दो दो लाइन एक्सप्लेन कर दीजिए और अच्छा हो जाएगा, दो दो तीन तीन लाइन एक्सप्लेन कर दीजिए। इधर स्कीम है PM दक्ष योजना, स्माइल योजना, और इधर सब कुछ सही है। 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी को रघुवीर जी ने क्या लिखा है, ओके, PC महालनोबिस मॉडल को लिखा। आर्थिक संकट का कारण क्या था, तो आर्थिक संकट का कारण लाइसेंसिंग राज था, आयात प्रतिस्थापन नीति था, और यहाँ पर जो है बंद अर्थव्यवस्था थी, और भी तत्कालीन कारण में सोवियत संघ का विघटन था, विदेशी ऋण भुगतान संतुलन, और इस संकट यहाँ पर क्या था, यहाँ पर, ओके। फिर उसके पश्चात जो है आर्थिक उदारीकरण के विभिन्न आयाम क्या हैं, मतलब इंडस्ट्री के सेक्टर में क्या किया गया, राजकोषीय नीति में क्या किया गया, व्यापार नीति में क्या किया गया, कीमत नीति में क्या किया गया, सुधार का प्रभाव क्या रहा, इधर सब कुछ सही है। निष्कर्ष क्या लिखा है आपने कि भारत जो है आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है, जो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, आर्थिक समावेशी विकास को प्रेरित करता है। हालांकि जो है सुधार की प्रक्रिया परिस्थितियों के अनुसार होते रहते हैं, इसमें भी कुछ अवांछित घटकों में सुधार की ज़रूरत है। तो ये आपका कंक्लूजन सही है। उसके पश्चात जो है ये रवि कुमार की कॉपी है, और रवि कुमार की भी कॉपी अच्छा है कॉपी, लेकिन रवि कुमार की थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ हुआ है आपसे कि आपने जो है इंट्रोडक्शन में मार्शल का तो चर्चा किया है, आप यहाँ पर हिक्स का भी चर्चा आप कर दीजिए इंट्रोडक्शन में भी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जो है मार्शल और हिक्स दोनों पर है, बाकी तो आपने सेपरेट सेपरेट जो है एक्सप्लेन किया ही है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पर वस्तु एक्स है और वाई एक्सिस पर वस्तु वाई है, तो इस सब चीज़ को लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत नंबर कट सकता है। और इधर बाकी सब कुछ सही है, इंडिफरेंस कर्व को आपने समझाया है, ठीक है। और तो लेकिन इसका मैथमेटिकल टर्म जो है आपने नहीं लिखा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, ओके, आपने नहीं लिखा है मैथमेटिकल टर्म को। अब इस ग्राफ को बनाने के बाद जो आपने फर्स्ट ऊपर में ग्राफ बनाया है, तो आप इस चीज़ को वहाँ पर या तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और नहीं तो इस चीज़ को लिखिएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ x फॉर y इजगल टू
माइनस पी एक्स बटा पी वाई। ये कैसे आता है इसको मेरे नोट्स से आप देख लीजिएगा, नोट्स में इसको लिखा गया है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिएगा, सारे स्टूडेंट किए हैं, केवल आपका यहाँ पर छूटा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को सुधार लेना है। अब बाकी जो है ये वाला ग्राफ आपका सही है। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, आपने जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कमी और किया है। कमी और क्या है देखिए, आप दूसरे स्टूडेंट को भी कॉपी को देख लीजिएगा कि मैं उनके कॉपी में किस तरीके से समझाया हूँ। आपने फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे लिखना है, पहले आपको मार्शल के बारे में लिख देना है इंट्रोडक्शन में, कि मार्शल जो है गणनावाचक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जबकि हिग्स जो है क्रमवाचक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ठीक है। और मार्शल साहब जो है एक वस्तु या दो से अधिक वस्तु के लिए इनका सिद्धांत काम करता है, और हिग्स महोदय का जो सिद्धांत है दो वस्तु के लिए किया। जैसे और सारे स्टूडेंट की कॉपी में हम देख रहे थे, उसी तरीके से आपको करना है। उसके बाद क्या कीजिएगा आप कि मार्शल को लिखिएगा, और मार्शल को लिखने के लिए मार्शल के अकॉर्डिंग जो है, मार्शल के अनुसार जो है उपभोक्ता का संतुलन कैसे निकाला जाता है, इस चीज़ को लिखना है। और ये चीज़ मेरे नोट्स में है, आप देखिएगा। उस नोट्स का नाम है समसीमांत उपयोगिता नियम, उस नोट्स का नाम है, वहाँ से इस चीज़ को लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, हिग्स के अनुसार, तो हिग्स के अनुसार जो है आप नंबरिंग यहाँ पर दीजिए कि हिग्स के अनुसार जो है ये पहला ये हो गया, और दूसरा जो है यहाँ पर हो गया, ये वाला दूसरा हो जाता है। तो यहाँ पे दो नंबर देखिए, यानी हिग्स महोदय के अनुसार कोई भी उपभोक्ता संतुलन में तब होता है जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो, बाकी सही है, ठीक है। तो आप समझ गए रवि कुमार आपकी कॉपी में क्या कमी है। त्वरक वाला आंसर जो है मुझे लगता है कि आपने सही लिखा है, ब्रूमेन के अकॉर्डिंग तीनों को लिख दिया है आपने, ठीक है। के कुरिहारा के अकॉर्डिंग भी आपने लिख दिया है, और हिग्स के अकॉर्डिंग भी, ब्रूमेन के अकॉर्डिंग भी, और इधर सब कुछ सही है। ये ग्राफ सही है, T+8 पॉइंट पर कटिंग होना चाहिए, यहाँ पर वैल्यू 0 है, इसलिए आपका यहाँ टच कर रहा है, बिल्कुल ग्राफ सही है, ठीक है। उसके बाद जो है त्वरक सिद्धांत की मान्यताएं हैं, आलोचना है, ठीक है। बेरोजगारी को आपने डिफाइन किया है, बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति, बेरोजगारी किसे कहते हैं, किसी, ओके, सब कुछ इधर सही है। और फिर उसके बेरोजगारी को दूर करने के लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मनरेगा, पीएम दक्ष योजना, और एक और योजना का नया योजना कौन थी, स्माइल योजना, ठीक है, मोदी जी के द्वारा लाया गया है। थोड़ा सा नया स्कीम को लिखिए, 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। उसमें एक और था स्माइल योजना, को भी आप लिख सकते थे इधर। बाकी सब कुछ सही है आपका, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आपका थोड़ा सा सुधार करना होगा ना। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे रवि कुमार, जैसे देखिए 1991 की आर्थिक नीति की व्याख्या करना है ना, तो सीधे आप मेरे नोट्स में जाइएगा, वहाँ पे लिखा हुआ 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म, क्या लिखा हुआ, 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म, उस नोट्स को खोल के लिखिएगा। और उसमें जितना मटेरियल है वो सारे मटेरियल को आप लगभग 6 पेज में लिखने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि मैं कुछ ज़्यादा लंबा कर दिए होंगे, तो आपको 6 पेज में वहाँ से आंसर लिखना है, ठीक है। इसमें आप क्या क्या छोड़े हैं पता है, इसमें आपने छोड़ दिया है कि 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी का उद्देश्य, तो आपने लिखा 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी का प्रभाव क्या क्या हुआ, उस चीज़ को आप छोड़ दिए हैं। और बाकी कारण को भी आपने पूरा नहीं लिखा। जैसे 1991 की आर्थिक संकट का कारण क्या था, तो मात्र 3 कारण देने से नहीं होगा, इसमें और लिखना था। लाइसेंसिंग राज था, बंद अर्थव्यवस्था थी, और आयात प्रतिस्थापन की नीति थी। और सारे स्टूडेंट जिस तरीके से लिखे हैं, सोवियत संघ का विघटन था, 1991 का खाड़ी संकट था, हमारे देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित हो गया था, ठीक है। हमारे पास जो है दूसरे देशों से आयात करने के लिए मात्र 2 सप्ताह का, यानी 14 दिनों के लिए ही विदेशी मुद्रा भंडार था। तो इन सारे चीज़ों को लिखना था आपको, जो कि आप नहीं लिखे हैं। तो इसके लिए क्या करना है,
आप मेरे नोट्स में चल जाइएगा, ठीक, और नोट्स में जा करके आप उसका आंसर देख लीजिएगा। इस श्याम बाबू की कॉपी है। और आप जो है लगभग मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट जो हैं इन्होंने जो है 2 टेस्ट बीच में गायब किया है, तो आप में कैसे सुधार होगा? ठीक है, आप धीरे धीरे सुधर रहे हैं। अगर देखिए ये क्वेश्चन को जब आपने लिखा तो आपके माइंड में इतना सारी चीज़ें आया ना कि हाँ इस तरीके से लिखना चाहिए। हालांकि आपके आंसर में कमी है, लेकिन थोड़ा सा कम कमी है। यहाँ तक आपका आंसर सही है, ठीक है श्याम बाबू राम, यहाँ तक आपका आंसर कमी है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप हिक्स का नोट्स को देख लेते हैं। हिक्स का मैं फ्रेज थोड़ा सा लिख देता हूँ। यहाँ पर आप जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ पर क्या है, हिक्स का उदासीनता वक्र, हिक्स का उदासीनता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन कैसे निकाला जाता है वो वाला नोट्स को उतार दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, छोटा फॉर्म में करके उतार दीजिएगा। आपने एक चीज़ को लिखा है, ये वाला चीज़ को लिखा है। और क्वेश्चन में देखिए तो क्या क्या पूछ रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन में 2 चीज़ों को पूछ रहा है। पहला क्या निकालना है, तुष्टीकरण विधि के द्वारा। संख्यात्मक तुष्टीकरण विधि किसके द्वारा दिया गया था, तो मार्शल के द्वारा दिया गया था, और इस चीज़ को आप लिख दिए हैं। और क्रमवाचक विश्लेषण विधि को आपने नहीं लिखा है। इसी क्रमवाचक विश्लेषण विधि का जो दूसरा नाम होता है वो उदासीनता वक्र होता है। तो क्या मैं उदासीनता वक्र नहीं पढ़ाया हूँ? पढ़ाया हूँ, तो आप उसका नोट्स देख लीजिएगा। और बाकी जो है श्याम बाबू राम जो हैं, आपको कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप में सुधार करना है और सुधर रहा भी है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप सही लिखे हैं, ठीक है, और थोड़ा सा राइटिंग सुधारिए। या और ग्राफ को, ये वाला ग्राफ को थोड़ा सा और अच्छा से बनाइए। इस तरीके से ग्राफ आपका आना चाहिए, ठीक है। और आप जो है बीच में टेस्ट छोड़ देते हैं, तो कैसे सुधार होगा? यहाँ पर इस ग्राफ का नाम क्या था, ये वाला जो ग्राफ आपका आ रहा है इसका नाम क्या था, IG था। तो ये कौन लिखेगा, लिखना चाहिए ना। अच्छा, ये वाला जो है कटिंग कहाँ पर हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है। अच्छा, आपने तो चार्ट नहीं बनाया है। इस चार्ट को ध्यान से समझिए मेरी बातों को। इस ग्राफ को आप कैसे बनाइएगा, तो एक चार्ट हमने दिया है नोट्स में, उस चार्ट के आधार पर ही ये ग्राफ ड्रॉ होगा। तो आपको क्या करना है, पहले ये चार्ट बनाना है मेरे नोट्स से देख करके, उसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद ना ग्राफ ही ड्रॉ कीजिएगा तो नंबर मिलेगा। और ये ग्राफ कहाँ कहाँ टच होता है उसको देखिए। ये T+7 पे टच हो रहा है कि T+8 पे टच कर रहा है, आप इस चीज़ को सुधारिए, ठीक है। बेरोजगारी की समस्या, चलिए इधर तो सब कुछ सही ही होगा, चलिए ठीक है। बेरोजगारी की प्रकृति की समस्या की व्याख्या करें, ठीक है। बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति, और बेरोजगारी कितने प्रकार का होता है कौन लिखेगा? बेरोजगारी का प्रकार जो है मैंने नोट्स में नहीं दिया था, आप कहीं से लिख लीजिएगा, सारे स्टूडेंट लिखें। बेरोजगारी का प्रकार में क्या हो जाता है, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। फिर उसके बाद मौसमी बेरोजगारी, जितने भी बेरोजगारी है, घर्षणात्मक बेरोजगारी, सब कुछ को लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो मैं दे दिया था। चलिए ये वाला चौथे वाला जो आंसर है श्याम बाबू राम, आपका लगभग ठीक है, ठीक है। लेकिन करना क्या है, आपको जो है दूसरे की भी कॉपी को ध्यान से देखना है कि अदर स्टूडेंट क्या लिखे हैं, और मैं क्या उन लोगों के बारे में मैं कमेंट कर रहा हूँ, उसके आधार पर उनके हेडलाइन को कम से कम देख करके, चूँकि कॉपी फास्ट चलता है तो इसलिए हो सकता है कि आप वहाँ से देख के नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हेडलाइन को देख करके, दूसरे की हेडलाइन को भी देख करके अपनी कॉपी में आप इम्प्रूवमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये किसकी कॉपी है, ये प्रवीण कुमार की कॉपी है। 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी, 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी का रीज़न क्या था, और उसके बाद जो है तत्कालीन कारण, उसके बाद भारत सरकार की प्रतिक्रिया, ओके, विभिन्न आयाम क्या क्या हैं, फिर व्यापार क्षेत्र के संदर्भ में उदारीकरण क्या है, ओके, यहाँ तक सही है।
और फिर आर्थिक नीतियों के संदर्भ में आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इधर सही है। तो आपका इस आंसर में क्या क्या सुधार होगा, आपके इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या लिखा है, इस क्वेश्चन को आपने सही लिखा है, ठीक है प्रवीण कुमार, ये इस क्वेश्चन को आपने सही लिखा है। और जो मैं 1991 का जो आर्थिक सुधार इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो मैं नोट्स दिया हूँ, उस नोट्स को बिल्कुल फर्स्ट लाइन से लेकर के लास्ट लाइन तक उतार देना चाहिए था। अगर आंसर मेरा लंबा अगर हम दिए होंगे नोट्स, तो उसी आंसर को थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख देते तो काम चल जाता। ओवरऑल जो है आपका सही है, ठीक है। और मैं जो दूसरे का कॉपी में देखता हूँ, वहाँ से भी देखा कीजिए कि अदर स्टूडेंट कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, इससे बेनिफिट होगा। उसके बाद क्या है, सेकंड क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी क्या है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा सक्रियता से रोजगार की तलाश किए जाने के बावजूद भी अगर उन्हें उसे कार्य कार्य ऐसे नहीं लिखाता है, कार्य नहीं मिल पाता है, तो उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी का दर कैसे निकाला जाता है, उस चीज़ को आपने बताया है। वर्तमान में भारत में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, बेरोजगारी के प्रकार क्या हैं। अच्छा, इधर आपने लिखा है बेरोजगारी का प्रकार, घर्षणात्मक बेरोजगारी, बेरोजगारी का कारण क्या है। बेरोजगारी का कारण में 3 ही पॉइंट, 4 पॉइंट, कृषि का प्रभुत्व, विशाल जनसंख्या। भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार कौन कौन सा स्कीम निकाली है। तो इसमें आपका 3 का ए और बी दोनों कंप्लीट हो गया है ना। और फिर उसके बाद जो है ये आपका कौन क्वेश्चन है, ये आपका त्वरक है, एक्सलेटर है। एक्सलेटर का प्रतिपादन जे एम क्लार्क ने किया था विनियोग के आधार पे, ठीक है। और उसके बाद जो है के कुरिहारा के अकॉर्डिंग ये भी सही है। और उसके बाद हिक्स के अकॉर्डिंग, ब्रूमेन के अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद इन्होंने चार्ट बनाया है, तो इस चार्ट को तो ज़रूर ड्रॉ करना, क्योंकि जो ग्राफ बना है इसी चार्ट के आधार पे बना है। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा और अच्छा से ग्राफ बनाइए। हालांकि अब धीरे धीरे देखिए सुधार हो रहा है। अगर आप टेस्ट नहीं देते प्रवीण कुमार, अगर आप टेस्ट नहीं देते तो समझिए कि कितना कम इम्प्रूवमेंट था। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि आप हर एक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। और हर एक टेस्ट को दीजिए, चाहे आंसर बहुत अच्छा नहीं हो, फिर भी लिखना है, लिखने से चीज़ें याद होती है, ठीक है। और ओवरऑल प्रवीण कुमार बहुत अच्छा है। थर्ड वाले क्वेश्चन को आप, सॉरी, आपने जो त्वरक जो क्वेश्चन का आंसर लिखा है एक्सीलेटर को, उसको सही तरीके से एक्सप्लेन किया है। और कुछ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट तो श्याम बाबू थे, जो कि इन्होंने तो त्वरक का नोट्स देने के बावजूद भी शायद उन्होंने चार्ट को ही लिखना भूल गया है। तो कम से कम जो है आपका सही है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है मुझे लगता है कि अपने 3 क्वेश्चन को अटैम्प्ट लिया, एक क्वेश्चन आप भी लगता है छोड़ दिए हैं, मार्शल हिक्स वाला क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं लिया है, ठीक है। अच्छा, बेरोजगारी को आपने लिखा, फिर उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी को लिखा, और ठीक है। हाँ, तो ये जो प्रवीण कुमार हैं, इन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। किस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इन्होंने नहीं दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर को जैसे और सारे स्टूडेंट लिखे हैं और जैसे मैं उन लोगों को समझाया हूँ, आप उसी तरीके से आंसर लिख दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब बाकी सब जो है टेस्ट हमेशा दीजिए, आप ही लोग के लिए टेस्ट चलाया जा रहा है।